number 4. Name as design of simple beam. Unit number 4. Design of simple beam. ठीक है, क्या होता है बीम? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज मीन बाय बीम. बीम इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर विच टेक अ टेंशन. ठीक है, और which supports the slab or roof. Then anything else about that? Write down. The beam is a horizontal structural member. The beam is a horizontal structural member the beam is a horizontal structural member having its length greater than other two dimensions the beam is mainly liable to mainly liable to liable to bending moment and shear force. Full stop. Following are the common steel structures which are used to design the beam. Number 1, C section. C को C लेटर में ही लिखना है, C section. Number 2, I section. Number 3, T section. Number 4, L section. Number 5, built up section. BUILT, built up section. ओके, अब बिल्टअप मतलब क्या? बिल्टअप मतलब एक सेक्शन है, उसके साथ में हमने ऊपर नीचे से प्लेट लगा दी, कम्स अंडर बिल्टअप सेक्शन. एक की जगह दो सेक्शन को अटैच कर दिया, मोर देन 2 सेक्शन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ बिल्टअप सेक्शन. ठीक है, तो सी सेक्शन, टी सेक्शन, आई सेक्शन, एल सेक्शन, ये सभी सेक्शन को मिला के या ये सभी सेक्शन को अलग अलग यूज करके हम बनाते हैं बीम सेक्शन को. ठीक है, जनरली इफेक्टिव बीम सेक्शन हमारा आई सेक्शन होता है, लेकिन देयर आर सर्टेन सिचुएशन वेयर वी अटैच 2 सी सेक्शन टू ईच अदर. 2 सी सेक्शन मतलब ये एक ऐसा सी सेक्शन और एक ऐसा सी सेक्शन, इसको अगर अटैच कर दिया तो ये क्या बन गया मेरा? एक आई सेक्शन. आ रहा समझ में आ रहा है आपको? इस टाइप से हम असेंबली करते हैं, जिसको हम बिल्टअप सेक्शन भी बोलते हैं. नीचे लिखिए टाइप ऑफ बीम. हर चीज को समझ के लो, जब लेक्चर चालू रहता तो सिर्फ इधर ध्यान दो. आप जहां बैठे हो मेरा सब ध्यान है. ठीक है, टाइप ऑफ बीम में लिखिए बेस्ड ऑन फिक्सिडिटी
Fi, Xi, Di, Ty. The beam are classified into the beam are classified into TWO2 types. Classified into two types. Number one, laterally supported beam. Spelling is Laterally. Laterally. Laterally supported beam. Number two, laterally unsupported beam. Laterally unsupported beam. ठीक है, अब इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा अपने डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से। हर एक के घर में फैन रहता है, ठीक है। फैन का जो हुक है, यू शेप का हुक हम छोड़ते हैं एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। यू रिमेंबर, ध्यान में है आपका, जब हम स्लैब को कास्ट करते हैं तो वहाँ पे हम एक यू शेप का इस टाइप से मैं रेनफोर्समेंट की बात कर रहा, इस टाइप से आप एक सेक्शन तैयार करते हो बार का, और वो आप डालते हो स्लैब में, और फिर आप करते हो कास्टिंग। क्या होता है, ये जो पोर्शन है ये स्लैब के अंदर चले जाता लाइक दिस। ये आपका स्लैब है, समोसा कचौरी, बराबर है। इसके अंदर ही हुक अटक गया, मतलब ये कभी निकलेगा क्या, नहीं। और फैन जो है वो कंप्लीटली क्या है, हैंगिंग में है, ठीक है। उसके साथ में वो रोटेशन में है। अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं रहा तो क्या होगा, फैन नीचे गिर जाएगा। आ रहा समझ में? तो इसको हम बोलते हैं लेटरली सपोर्टेड बीम। ऐसा बीम जो, अब मैं इसको निकाल लेता, अपने को इसका काम नहीं है। ऐसा बीम जो इसके अंदर से कास्ट किया हुआ, दिस इज कॉल्ड एज अ लेटरली सपोर्टेड बीम। समझ में आ गया? नहीं? ओके। अब लेटरली अनसपोर्टेड बीम किसको बोलते हैं? फिर से वही एग्जांपल, मैंने रूम तो बना लिया बड़े इंटरेस्ट से, लेकिन वो रूम में फैन के लिए हुक देना ही छोड़ दिया, भूल गया। अब क्या करेंगे, फैन तो लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में बाहर से हम असेंबल करते हैं बोल्टिंग को, ठीक है। अब जब मैं उसको बाहर से असेंबल करूंगा, फिर से वही सेक्शन लेता मैं इस टाइप से, ठीक है। अब मैं इसको बाहर से अटैच कर रहा हूँ उस हुक को, तो यहाँ पे और यहाँ पे मैं अटैच करूंगा, जिसका कुछ पोर्शन इसके अंदर जाएगा और वो अटैच हो जाएगा। लेकिन जो मैंने केस 1 निकाली थी लैटरली सपोर्टेड की, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी या ये ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा? फर्स्ट वाला। क्यों? क्यों? क्योंकि उसको अच्छा खासा सपोर्ट मिला है, ठीक है। उसको सपोर्ट मिला इस टाइप से, नीचे आ ही नहीं सकता। इसको सपोर्ट ऐसा मिल रहा, क्या इसको सपोर्ट मिल रहा सीधा। अगर हो गया कुछ ऊपर अंदर हो गया, मतलब ऐसा तो कुछ होगा नहीं, जो होगा वो होगा वाटर के साथ में। अगर पानी का कांटेक्ट आ गया, वो अंदर के अंदर जंग गया, कौन, या अंदर की असेंबली, तो क्या होगा, वो लूज हो जाएगा। जैसे ही वो लूज हुआ, वो नीचे गिर जाएगा, और उसके नीचे अगर आप सोए हो तो डिश क्या हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए इसको बोलते हैं लैटरली सपोर्टेड, इसको बोलते हैं लैटरली अनसपोर्टेड। मतलब अटैच तो किया है, लेकिन बाहर से अटैच किया है, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन कास्टिंग में अपने अटैच नहीं किया, ठीक है। सो इसको मैं निकालता हूँ और इसकी जगह मैं आई सेक्शन प्रोवाइड करता हूँ। दिस इज माई लैटरली अनसपोर्टेड। अब लक्ष्य में आ गया, क्लियर सभी को जनाब? ठीक है, लिखिए नंबर 1 लैटरली सपोर्टेड बीम, हेडिंग डालिए, उसके बारे में 2 शब्द लिखेंगे हम, उसको अच्छा लगेगा। लैटरली सपोर्टेड बीम, in this type of beam,
the top flange of the beam section, the top flange of the beam section is restricted, is restricted against the lateral buckling, is restricted against the lateral buckling by the flange, by the flange in a supported slab, in a supported slab. ओके, ये आपको फिगर निकालना है। फिलहाल 4-5 लाइन छोड़ दीजिए, पहले सेकंड इसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। नंबर 2, लैटरली अनसपोर्टेड बीम, laterally unsupported beam. In this type of beam, in this type of beam, the top flange of the section, the top flange of the section is not a restraint against lateral buckling. The top flange of the section is not restrained against 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 lateral buckling, full stop. The supporting slab is just placed, the supporting slab is just placed on a beam, and top flange is not in it, and top flange is not in it. Okay, draw this two figure carefully. ठीक है, अभी देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आपको। हम क्या करने वाले हैं इसमें, हम डिजाइन जब करते हैं तो देयर आर बेसिकली टू फॉर्मूलाज आर यूज। फर्स्ट फॉर्मूला फॉर बेंडिंग मोमेंट, सेकंड फॉर्मूला फॉर शियर फोर्स। ठीक है, दो केसेस होती है, एक केस होती है कि यूडीएल एक्ट हो रहा, एक केस होती है कि सेंटर पॉइंट लोड एक्ट हो रहा। अगर यूडीएल एक्ट हो रहा तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है WL/8 का, और अगर सेंटर पॉइंट लोड एक्ट हो रहा तो WL/4 का। ये आपके लिए नया नहीं है, आपने इसके पहले ऐसे में अच्छे से पढ़ा है। वाइस वर्सा, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग यूडीएल है तो शियर फोर्स का फॉर्मूला है आपका WL/2 का, और सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग सेंटर पॉइंट लोड है तो शियर फोर्स का फॉर्मूला है W/2 का। ठीक है, फॉर यूडीएल WL/2, फॉर पॉइंट लोड W/2। देयर आफ्टर ZP रिक्वायर्ड, इसमें सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड हमको निकालना होता है। ZP रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है M/Fy इंटू गामा MO। M मतलब मोमेंट, जो हम स्टेप नंबर 1 में निकालते, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, अपॉन Fy इंटू गामा MO से निकलता है ZP रिक्वायर्ड। फिर हम स्टील टेबल में से, सो स्टील टेबल इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन, स्टील टेबल में से हम सेक्शन को चूज करते हैं जिसका ZP रिक्वायर्ड अवेलेबल स्टील के ZP से ज़्यादा चाहिए। आए समझ में? सॉरी, अवेलेबल स्टील के ZP से कम चाहिए, मतलब स्टील रिक्वायर्ड से हमारा ZP ज़्यादा चाहिए स्टील टेबल में का। सो उस टाइप का हम एक सेक्शन चूज करते हैं। सेक्शन चूज करने के बाद सेक्शन में हम करते हैं क्लासीफाई द सेक्शन। अब सेक्शन को क्लासीफाई 3 टाइप से होता है। पहला है क्लास 1, सेकंड है क्लास 2,
एंड थर्ड है क्लास 3। क्लास 1 में हम बोलते हैं सेक्शन इज अ प्लास्टिक सेक्शन, क्लास 2 में हम बोलते हैं सेक्शन इज अ कॉम्पैक्ट सेक्शन, एंड क्लास 3 में हम बोलते हैं सेक्शन इज अ सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। ठीक है, प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, तीन आते हैं। अब प्लास्टिक मतलब क्या? द क्रॉस सेक्शन which can be developed plastic hinge and have a rotation capacity required for failure of a structure by the formation of plastic mechanism. The width to thickness ratio of the plate element shall be less than 9.4 epsilon। मतलब जो width to thickness ratio, width to thickness ratio मतलब b upon t। ओके, डिटेल में आपको मैं नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। b मतलब रहता है BH अपॉन TF, इस टाइप से रहता है वो। तो b अपॉन t का जो रेशो है वो 9.4 से कम चाहिए, 9.4 एप्सिलॉन से। e रहता है 1 एप्सिलॉन, तो उसको निग्लेक्ट करो, इतना याद रखो BH अपॉन TF ये 9.4 से कम चाहिए। ठीक है, इफ इट इज लेस देन 9.4 देन we can say the section is plastic section। ठीक है, और प्लास्टिक सेक्शन रहा तो उस हिसाब से उसका एनालिसिस होगा, डिजाइन होगा। नंबर 2 का सेक्शन है कॉम्पैक्ट सेक्शन। द क्रॉस सेक्शन which can be developed plastic moment of resistance but have inadequate plastic hinge rotation capacity। पहले केस में क्या था? एडिक्वेट रोटेशन कैपेसिटी थी, इसलिए उसको प्लास्टिक सेक्शन बोल रहे थे। केस 2 में इनएडिक्वेट रोटेशन कैपेसिटी मतलब रोटेशन हो नहीं रहा, इनएडिक्वेट होना मतलब नहीं होना। ठीक है, तो एडिक्वेट इनएडिक्वेट रोटेशन कैपेसिटी है, रोटेशन नहीं हो रहा है उसके अंदर। दैट्स व्हाई द लोकल ड्यू टू लोकल बकलिंग द विड्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ प्लास्टिक एलिमेंट शैल बी लेस देन 10.5 एप्सिलॉन बट शुड बी ग्रेटर देन 9.4 एप्सिलॉन। मतलब ये जो PH अपॉन TF है सेकंड केस का, दिस इज माय क्लास 1 और केस 1 एंड दिस इज माय क्लास 2 और केस 2, इसको मैं बोलूंगा प्लास्टिक सेक्शन। गेटिंग? अब BH अपॉन TF का रेशियो आंसर अगर मेरा 9.4 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 9.4 से, लेकिन किससे कम है? 10.5 से अगर कम है, ऐसे केस में जो सेक्शन मेरा रहेगा दैट इज अ कॉम्पैक्ट सेक्शन। ठीक है, इसका थोड़ा सा और अच्छे से आपको लिख देता हूं। नाइन 9.4 से हमारा BH अपॉन TF का रेशियो ज्यादा है लेकिन 10.5 से कम है, तो हमारा सेक्शन रहेगा कॉम्पैक्ट सेक्शन। थर्ड केस में बढ़ रहा हूं मैं। थर्ड केस है हमारी क्लास 3 वाली, जिसमें हम बोलते हैं सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। द क्रॉस सेक्शन इन विच द एक्सट्रीम फाइबर इन अ compression can reach yield stress but cannot develop the plastic moment of resistance due to the local buckling. The width to thickness ratio of plate element shall be less than 10.5 epsilon but greater than 15.7 epsilon। अब इसमें क्या होता है कि जो BH अपॉन TF का रेशियो है वो हमारा 10.5 से तो बड़ा रहता है लेकिन किससे छोटा रहता है? 15.7 से। ठीक है, 15.7 से हो जाता है छोटा। ऐसे केस में हम बोलेंगे कि द सेक्शन इज सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। ओके, where epsilon is nothing but under root of 250 upon fy। एप्सिलॉन जो मैं बार बार बता रहा हूँ, एप्सिलॉन यहाँ पे भी एप्सिलॉन है, यहाँ पे भी एप्सिलॉन है, यहाँ पे भी एप्सिलॉन है, यहाँ पे भी एप्सिलॉन है। ये जो एप्सिलॉन है दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 250 अपॉन fy। fy की वैल्यू कितनी रहती? कितनी रहती? 250। सो रूट अंडर 250 अपॉन 250, रूट अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 1, करो कैंसिल पे 1, दैट्स व्हाई एप्सिलॉन की वैल्यू 1। ओके, इस हिसाब से हम उसको निकालते हैं। उसके बाद में इसके अंदर हम डिफरेंट क्राइटेरियाज देखते हैं, जैसे
चेक फॉर शियर स्ट्रेंथ भी हम निकालते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बीम जब हम डिजाइन करते हैं तो दो पैरामीटर उसके अंदर कंसिडर होते हैं, एक तो डिफ्लेक्शन मतलब बेंडिंग मोमेंट और दूसरा शियर फोर्स। तो बेंडिंग मोमेंट का भी चेक होता है, शियर फोर्स का भी चेक होता है। देयर आफ्टर चेक फॉर डिफ्लेक्शन हम देखते हैं, चेक फॉर वेब बकलिंग भी देखते हैं। ये सारे चेक देने के बाद चेक फॉर वेब क्रिपलिंग ये वाला भी चेक देते हैं। डिपेंड है क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। अगर क्वेश्चन में आपको सारे चेक प्रोवाइड ऑल चेक बोला तो सब चेक देना है, नहीं तो डिफ्लेक्शन का चेक इज मेनली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीम 90% क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। तो डिफ्लेक्शन का चेक हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब वो करेक्ट आना चाहिए, और डिफ्लेक्शन के चेक तक के भी आपने दिया तो यू विल गेट योर मार्क्स। ओके, तो इसके न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। बी प्रेजेंट रेगुलरली।